गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट का टाइटल क्या है। शीट का टाइटल है ए ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। इसका मीनिंग क्या होता है जी। इसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो इनिशियल स्टेज पे हमें बुरी लगे लेकिन ना वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग साबित हो। ठीक है, समथिंग। इसका मीनिंग अगर मैं लिखूँ तो इसका मीनिंग लग जाएगा समथिंग which appears bad in initial stage, which appears bad in initial stage बट इट इज़ बेनिफिशियल एट द एंड। लिख लेना, बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। कोई ऐसी चीज़ जो शुरुआत में हमें क्या लगती हो, हमारे लिए बुरी हो, हमें लगे खराब है यार ये क्या हो गया, लेकिन बाद में वो चीज़ अच्छी लगे। याद कैसे करो, सीधा ही तो लिखा है। ब्लेसिंग क्या होता है, बोलते भी तो हैं कि भाई मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। ब्लेसिंग होता है वरदान। और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, डिस्गाइज का मतलब होता है एक बुरी कंडीशन। तो ये कहते हैं कि ये तो एक ब्लेसिंग है। ये क्या है जी, एक ब्लेसिंग है। किस चीज़ के अंदर ब्लेसिंग है, डिस्गाइज के अंदर। तो ये टाइटल शीट का क्यों डाला मैंने, बहुत सोच समझ के डाला आपके लिए। क्यों डाला ये टाइटल, क्योंकि भाई ये जो लॉकडाउन है ना, ये जो लॉकडाउन है ये एक्चुअली में तुम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। जम के पढ़ाई कर लो, अपनी पढ़ाई को मत रोको। मैं दोबारा कहता हूँ, जो बच्चे पिछले लॉकडाउन में तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम हुए और वो सीधे नौकरी लग गए, भाई लग गए। जो बच्चा इस लॉकडाउन पढ़ाई करेगा ना, वो 100% नौकरी लगेगा। उसकी नौकरी खुद ब्रह्मा जी भी नहीं रोकेंगे भाई, पक्की बात है। और अगर इस लॉकडाउन पढ़ाई नहीं की तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जॉब लगना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा भाई। आप नहीं करोगे और बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। इस लॉकडाउन जो पढ़ गया उसको नौकरी मिलेगी, ये मेरा दावा है आपके साथ। ठीक है, इसीलिए शीट डालिए, बिल्कुल भी पढ़ाई को मत रोको। और आज लास्ट में, शीट के लास्ट में कुछ डिस्कस करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, अब एक बार ही देखते हैं। इजी सी शीट थी, एज इट इज सीपीओ की थी। देखो क्या कहता है, नीदर ऑफ देम आर गुड। इसमें एरर बताना था, तो आप ना एक एक पार्ट को उठाते। वैसे आपको पता था जब नीदर की बात करता है ना, जब नीदर की बात करता है तो भाई नीदर ना सिंगुलर वर्ब लेता है। नीदर सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, यहाँ क्या आना था, नीदर ऑफ देम आर गुड नहीं, यहाँ पर आना था नीदर ऑफ देम इज गुड। भाई होंगे, दो लोग होंगे, कहते हैं उन दोनों में से कोई भी अच्छा है ही नहीं, इस तरह की सेंस देना चाहता था। ठीक है, आगे कहता है ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कॉर्नर आई वॉज अनएबल टू गेट ए गुड हाउस। कहता है भाई क्योंकि मैं नया था इसीलिए ना मुझे एक अच्छा घर नहीं मिला। यहाँ सीखने वाली बात क्या मिली आपको, सीखने वाली बात बताता हूँ। जब भी टू आता है ना, जब भी कभी आपको टू दिखे, हालांकि मैंने पहले भी बहुत बार बताया, एक बार ही दोबारा देखते हैं। जब भी टू आता है ना, टू, उसके बाद दो ही चीज़ें आती है, उसके बाद दो ही चीज़ें आएंगी। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो उसके बाद में क्या आएगी बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर जब टू आएगा ना तो उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। जब भी टू आएगा उसके साथ में दो ही चीज़ें आएंगी, या तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी आपको, और या फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा कोई नाउन, ऑब्जेक्ट बनेगा कोई प्रोनाउन। या फिर ना एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको भी पता है V1 + ing विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करती। किसका काम करती है, जिरंड का काम करती है। इनमें एक चीज़ और कह सकता हूँ कि या फिर इसके बाद में V1 + ing आएगी, इसके अलावा कुछ भी कभी भी नहीं आएगा टू के बाद में। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है। अब देखो, कहते हैं ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कॉर्नर आई वाज अनएबल टू गेट ए गुड हाउस। इसके अंदर कोई एरर यहाँ तो मिला नहीं, आई वाज अनएबल में कोई गड़बड़ नहीं, टू गेट ए गुड हाउस में कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन जब मैंने देखा टू, तो टू देख के मुझे पता लगा कि भाई टू के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आए या फिर वर्ब आए। वर्ब आई नहीं, टू के बाद क्या आया जी, उसका ऑब्जेक्ट आया। और ऑब्जेक्ट इसने क्या लगाया, इसने ऑब्जेक्ट लगाया V1 + ing। क्या ऑब्जेक्ट लगाया, V1 + ing। तो V1 + ing अगर ऑब्जेक्ट लगाया, इसको नाउन की तरह बिहेव करवा दिया, तो भाई नाउन से पहले मी लगा रहा है, नाउन से पहले मी लगा रहा है। मी तो सब बच्चों को पता है कि मी तो एक हमारा प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन में भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो भाई ऐसा कौन सा केस हो गया कि नाउन से पहले प्रोनाउन लगाओ, ऐसा तो हमने कुछ आज तक पढ़ा ही नहीं था। तो यहीं गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी, आप एक बात समझते, टू के बाद नाउन आया, यानी बीइंग को इसने नाउन की तरह ट्रीट करी। अब नाउन से पहले क्या आ सकता है, थोड़ा सोचो ना। नाउन से पहले या तो आर्टिकल आए, या फिर भाई नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, या तो आर्टिकल है या फिर नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव आए। तो बच्चों यहाँ पर ना नाउन से पहले एडजेक्टिव आया,
अब आर्टिकल मी कोई आर्टिकल तो होता नहीं, तो मुझे पता लगा कोई एडजेक्टिव आ सकता था। और अब ना देखो आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, मुझे पता है, तो थोड़ी सी चीज़ें और डीपली सोचने की कोशिश किया करो भाई। एडजेक्टिव कहूँ या कुछ और कहूँ, इसमें ना एक बारी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। आना क्या था भाई, इसको अगर नाउन बना दिया तो आज तक जो पढ़ते आए थे नाउन के लिए तो एडजेक्टिव आता है, यहाँ मैं पोजेसिव एडजेक्टिव लगा देता और मैं क्या लगा देता, माई लगा देता। क्या लगा देता जी, मैं माई लगा देता। ड्यू टू माई बीइंग ए न्यू कमर, क्यों, क्योंकि भाई मैं ना एक नया था वहाँ पर, उस एरिया में नया था, इसीलिए मुझे वहाँ पर घर नहीं मिल पाया, ढंग का घर नहीं ढूंढ पाया। एरर तो ये था, मी की जगह माई आना था। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि एक चीज़ होती है डिटरमाइनर। थोड़े से बड़े तो हो ही गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ी चीज़ों को और डीपली सोच लेंगे। डिटरमाइनर और क्या होता है जी, एडजेक्टिव। दो चीज़ें होती है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव ना क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी बताता है कि वो कैसा है, हाउ, वो उसके हाउ का आंसर तो चलो एडवर्ब होती है, लेकिन एडजेक्टिव फिर भी उसकी क्वालिटी बताएगा नाउन की। जैसे मैं आपसे कहता हूँ गुड बॉय, जैसे मैं आपसे कहता हूँ बैड पर्सन, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ऑनेस्ट ह्यूमन, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कॉस्टली, कोई चीज़ कॉस्टली है, ठीक है, एक्सपेंसिव आइटम। यानी वो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, वो तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो चीज़ है कैसी, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसका कोई गुण बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिटरमाइनर क्या करता है भाई, डिटरमाइनर के अंदर ही लिखा है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है। आपने सुना ही होगा, कोई बात हो जाए कहीं, ये चीज़ कैसे हुई, ये रीज़न क्यों है भाई, कहता है मुझे नहीं पता क्या कारण रहा है, तो कहता है डिटरमाइन करो, पता लगाओ। यानी डिटरमाइनर क्या करता है, एक्चुअली में पता लगाता है। किस चीज़ का पता लगाता है जी, एक्चुअली में डिटरमाइनर हमारा किस चीज़ का पता लगाएगा, डिटरमाइनर पता लगाएगा नाउन का। डिटरमाइनर किस चीज़ का पता लगाएगा जी, नाउन का। तो नाउन का पता कैसे लगाते हैं, जैसे मैं आपसे कह सकता हूँ दिस कार, ये देखो दिस कार में, अब भाई ये कार एक नाउन है और इस कार का पता किसने लगाया, इस डिटरमाइनर ने लगाया। इसे क्या बोल दिया मैंने, डिटरमाइनर बोल दिया। जैसे दिस दैट दिस दोज होता है, वैसे ही भाई माई भी होता है, आवर भी होता है और योवर भी होता है, हिज हर इट्स देयर, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन सारों को ना अब पॉजेसिव एडजेक्टिव कहने के बजाय आप डिटरमाइनर बोल लो, क्योंकि ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई कैसा नाउन, कैसा नाउन नहीं, कौन से वाला नाउन है, दिस बॉय, ठीक है। तो वैसे कहते हैं भाई लेट कौन, न्यू कमर कौन था, मैं था, माई, ठीक है, इस तरह की सेंस देता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखा द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटस मैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। कहता है भाई जो स्टेटस मैन न्यूज़पेपर है ना, उसका सर्कुलेशन बड़ा है सबसे ज़्यादा, किसी भी और न्यूज़पेपर से ज़्यादा। तो भाई एक बात मुझे पता चली इसको पढ़ के कि भाई जो स्टेटस मैन है ना वो एक्चुअली में एक न्यूज़पेपर है, कि जो स्टेटस मैन है ना वो एक्चुअली में एक न्यूज़पेपर है। क्योंकि भाई कंपेयर तो सेम चीज़ों का करेगा, यहाँ कह रहा है किसी भी न्यूज़पेपर से, तो स्टेटस मैन भी एक्चुअली में किसी न्यूज़पेपर का नाम है। कैसे पता लगा, द आर्टिकल लगा था, एस कैपिटल था, मुझे यही पता लग गया था, नाम तो है लेकिन ये नहीं पता किस चीज़ का नाम है। आगे जाके पता लगा जी न्यूज़पेपर का नाम है, किसका नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है। तो यहाँ सिंपल सा एरर कर रहा था, एनी नहीं, यहाँ क्या लगा था, एनी अदर न्यूज़पेपर। क्या लगा था जी, एनी अदर न्यूज़पेपर। अब आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि भाई जब ना किसी की बात की जाए और वो एक ग्रुप हो, भाई उस ग्रुप में कई सारे नाउन हो, एक ग्रुप हो और उस ग्रुप में कई सारे नाउन हो। मान लो ये क्लासरूम है, पहले हम कर चुके इस चीज़ को, आज एक बारी दोबारा देख लो। ये क्लासरूम है, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ और एक बच्चा यहाँ, ठीक है। अब ये नेहा नाम है इस लड़की का, मान लो इस लड़की का नाम मैंने नेहा रख दिया। अब मैं क्या कहता हूँ भाई, टीचर ने नेहा को कहा था कि बच्चों की हेल्प कर दियो, नेहा होशियार थी, मॉनिटर थी, तो अब मैं क्या कहूँगा भाई, नेहा हैज़ नॉट हेल्प्ड। अब मैं आपसे क्या कहूँगा, नेहा इसी ग्रुप का हिस्सा है ना, नेहा इसी ग्रुप का हिस्सा है। अब मैं आपसे क्या कहूँगा, जब नेहा स्टूडेंट है, नेहा हैज़ नॉट हेल्प्ड एनी अदर स्टूडेंट, नेहा ने किसकी हेल्प नहीं की जी, एनी अदर स्टूडेंट, किसी भी और स्टूडेंट की हेल्प नहीं की। अब मैंने यहाँ पर एनी अदर लगाया, क्यों मैंने एनी अदर लगाया बच्चों, क्योंकि जो नेहा थी ना, जो नेहा थी वो खुद एक स्टूडेंट थी, तो उसको ना भीड़ से छाटा मैंने। अदर स्टूडेंट कहता तो वो खुद भी आ जाती, एनी स्टूडेंट कहता तो वो नेहा खुद भी उस भीड़ में हिस्सा हो जाती। कहता नेहा ने खुद की भी मदद नहीं की, ऐसी सेंस नहीं देनी थी, इसीलिए ना इस नेहा को भीड़ से अलग करने के लिए मैंने क्या लगाया, अदर लगाया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब तो यहाँ पर क्या आना था, यहाँ एनी अदर न्यूज़पेपर आना था, क्योंकि इस नाउन को आगे आने वाले नाउन से अलग दिखाना है।
भाई किसका सर्कुलेशन कम है, इसका तो ऑलरेडी ज़्यादा ही है, इन वाले नाउन का जो सर्कुलर है ना वो कम है। अलग दिखाने के लिए इसने अदर करवाया। कुलदीप सर नहीं करवाते, एक एग्जांपल देकर करवाते हैं। हमारे टाइम में, आपके टाइम में भी ये एग्जांपल करवाया होगा, मैंने सुना था। जिंदल टावर करके क्वेश्चंस करवाते हैं, ग्रेटर देन एनी अदर टावर, वही वाला कंसेप्ट है ये। अब क्या कहता है, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द सिल्वर बेल। तो भाई सिंपल सा ही एरर मिल गया इसमें। तो सिंपल सा एरर क्या मिला, वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। वर क्यों, हाँ वर तो ओके है। इन द गार्डन, देखो वेयर का आंसर है। इन द गार्डन कहाँ पर है जी, गार्डन के अंदर है। वर क्या है, द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स और सिल्वर बेल। सब्जेक्ट ये बना, आगे जाके क्या बना जी, सब्जेक्ट ये बना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आप बात को समझने की कोशिश करो कि भाई द क्यों लगाया। मोर कंपैरेटिव डिग्री थी, ठीक है लगा दिया भाई, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो इसे दा लगाना ही नहीं था, यानी द आर्टिकल की गड़बड़ कर रहा था। तो इस दा को हटा देते, कह देता इन द गार्डन वर मोर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सिल्वर बेल। कहते गार्डन के अंदर और भी ज़्यादा सुंदर फ्लावर्स और सिल्वर बेल्स हैं। ठीक है, या तो दा को हटा देता या फिर क्या करता, इस मोर को ही हटा देता या सुपरलेटिव डिग्री लगा देता। द मोस्ट ब्यूटीफुल की भाई गार्डन के अंदर है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स वगैरह, तो इस तरीके से ठीक कर देता। अगले एरर में कहता है द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। पोएट डिस्क्राइब करता है किसको, स्प्रिंग सीजन को। तो आपको पता है डिस्क्राइब और अबाउट दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। डिस्क्राइब और अबाउट दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। कह देते हैं कई बार डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने आप के बारे में बताओ, या फिर कह देते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में मुझे कोई बात बताओ। तो दोनों एक साथ तो वर्ड नहीं आ सकते ना, सुपरफ्लोज का एरर बन गया, तो इसको काट देते। द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, ठीक है, या एक इनमें से किसी एक को काट देते, आपकी मर्जी थी। ठीक है, आगे कहते हैं द न्यूज़ वॉज डैश गुड टू बी ट्रू। कितनी ही बार हम इस एग्जाम्पल को करते हैं कि जो न्यूज़ कैसी थी, इतनी अच्छी थी कि उसकी सत्य होने पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता था। यहाँ तो मेरे ख्याल से सिंपल सा ही फंडा था। टू देखते ही मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई टू और टू का पेयर होता है। जैसे हमने कल परसों की शीट में भी एक किया था, मेरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ही डज हिज जॉब वेरी केयरफुली टू, ही डज हिज जॉब टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, ऐसा किया था ना एक सेंटेंस। भाई वो इतने ध्यान से करते हैं कि गलतियां हो ही नहीं सकती। तो वैसे ही कह रहे हैं न्यूज़ इतनी अच्छी है कि भाई ये इस बात पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। यानी तुम एक बात सीख गए कि टू और टू ना एक नेगेटिव सेंस देता है। देख लो, इसके अंदर कहीं भी अगर मैं टू लगा देता हूँ तो कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसने नेगेटिव सेंस दे दी। क्यों? क्योंकि इस टू ने इस टू के साथ पेयर बना के नेगेटिव सेंस का काम किया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, करें एक बार अगले सेंटेंस को। अगले सेंटेंस को देखो क्या कहता है, हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। भाई इसके पीछे क्वेश्चन मार्क दिखा, क्वेश्चन मार्क देखते ही मुझे पता लग गया इंटेरोगेटिव वर्ड है। इंटेरोगेटिव वर्ड है अगर तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, ऐसी सेंस होती है, ऐसे ही तो हम ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन जब इसको आपने डिटेल में देखा तो आपको क्या पता लगा कि भाई यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई ही नहीं, यू आर लगा दिया, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो किसी हालत में ही नहीं हो सकता था, गड़बड़ थी, हटा दो। अब चूज करो इन तीन में से। अब कहता है भाई तुम्हें कितने लंबे समय तक इस किताब की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फ्यूचर की बात करेगा। फ्यूचर की बात करेगा तो मैं हैव लगा के नीडिड क्यों लगा रहा हूँ। हैव नीडिड तो एक देखो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या काम करती है जी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट की सेंस देती है। यानी कोई चीज़ कंप्लीट हो थोड़ी रही है, कंप्लीशन की सेंस ही नहीं देनी, इसीलिए ये ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, एक यही वाला ऑप्शन बचा। भाई तुम्हें कितने लंबे समय तक इस बुक की आवश्यकता पड़ती रहेगी, इस तरह की सेंस देगा। तो क्या आंसर आता, विल यू बी नीडिंग, हाउ मच लॉन्गर विल यू बी नीडिंग दिस बुक। ठीक है, आगे कहता है डैश यू हियर द प्रेजिडेंट्स स्पीच। ये तो बहुत ही आसान था, मुझे नहीं पता क्यों इतना आसान पूछा। मुझे सीधा सा देखते ही पता लग गया था भाई यू सब्जेक्ट था और इसके बाद में एक वर्ब आ रही थी और वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में थी और पीछे इंटेरोगेटिव का साइन था। यानी मुझे पता था कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन बना रहा है तो इन्वर्जन हुआ होगा, और इन्वर्जन हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से उठ के पहले आ गई। यानी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है,
है, आगे मेन वर्ब है। अब मुझे पता है आगे जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगर आगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनमें से किसके साथ आती है, आप खुद बताओ। हैज़, हैव, हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तीनों ही ऑप्शन कट गए। आंसर क्या बचा फिर, आंसर बचा डिड, क्योंकि हमने सीखा था डू डज डिड के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। क्यों, क्योंकि भाई टेंस तो डू डज डिड ने डिसाइड कर ही दिया। टेंस कौन डिसाइड करता है भाई, हेल्पिंग वर्ब, और टेंस तो डू डज डिड ने डिसाइड कर ही दिया, तो अब इसका हियर का बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या आना था, डिड आना था। ठीक है, आगे कहता है आई डैश टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। अब समझो, इस बात को समझने की कोशिश करना, कब गया हूँ मैं मूवीज़ पर, मैं गया हूँ लास्ट नाइट। लास्ट नाइट कैसा टाइम है जी, लास्ट नाइट एक फिनिश्ड टाइम है, और फिनिश्ड टाइम है तो इसको पास्ट टेंस के अंदर डालो। पास्ट टेंस के अंदर देख लो ऑप्शन एम गोन। एम गोन तो मेरे हिसाब में कभी होता ही नहीं भाई, मैंने तो एम गोन कभी भी नहीं पढ़ा। हमने तो इतनी सी बात सीखी थी, इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब जब भी आती है दो तरीक़ों से आती है, या तो V1 प्लस ING की फॉर्म में आती है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। V1 प्लस ING जब भी आता है तो वो कहता है हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, और थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव फॉर्मेशन आती है। तो एम गोन तो हमने तो पढ़ा नहीं कभी, होता भी नहीं होगा। एम गोइंग नहीं आना था क्योंकि लास्ट नाइट तो गुजर चुकी, फिनिश टाइम है। हैव गोन भी हटा दो, यूँ तो हैव गोन आता भाई, हैव गोन आता हमारा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिनिश्ड टाइम नहीं आता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, रिसेंटली फिनिश्ड चीज़ें होती है, रिसेंटली फिनिश चीज़ें होती है। लेकिन वो रिसेंटली फिनिश जब होती है जब पास्ट का टाइम डिनोट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ तो क्लियर कट बंदे ने टाइम डिनोट कर दिया, लास्ट नाइट, नाइट बीत चुकी है, तो अब तो पास्ट का ही टेंस लगाना पड़ेगा। क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ वेंट ऑप्शन बचा। ठीक है, टेंथ को देख लो, ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही है। अब देखो एक बारी टेंथ को पढ़ो। टेंथ में क्या कहता है, शी हैज़ ओनली डैश फ्रेंड्स। मुझे ना देख के एक बात पता चली कि आगे कोई नेगेटिव सी बात करेगा। क्यों करेगा भाई, ओनली की सेंस देता है, ओनली का मतलब तो होता है कि सिर्फ। अब ओनली का मीनिंग तो होता है कि सिर्फ, यानी थोड़ी सी चीज़ है, ठीक है। यानी यहाँ से मुझे पता लगा ओनली देख के कोई थोड़ी सी चीज़ है, तो मोर तो किसी हालत में ही नहीं आ सकता था, मैंने हटा दिया। फ्यूवर आता, कंपैरिजन करता तो आता। लेस की कोई सेंस ही नहीं करता था, लेस तो अनकाउंटेबल चीज़ के लिए आता, या फिर भाई हाँ अनकाउंटेबल चीज़ के लिए लेस लगाता, इसके लिए लेस थोड़ी लगा रहा था। ठीक है, आंसर ही क्या बचा, ओनली लगाया तो मुझे पता लग गया कोई नेगेटिव सी बात है, थोड़ी ही चीज़ है, और आगे मुझे दिखा अ फ्यू। मुझे क्या दिखा आगे, अ फ्यू, तो मेरा आंसर भी क्या बना, अ फ्यू। शी हैज़ ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स, भाई उसके पास तो थोड़े से ही दोस्त हैं, उसके ज़्यादा दोस्त हैं ही नहीं। अब आया इसमें बताने थे हमें एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग। ठीक है, मैग्निफिशेंट आया। देखो मैग्निफिशेंट का मीनिंग क्या होता है, एकदम शानदार, एकदम भव्य टाइप। ठीक है, तो मैग्निफिशेंट का क्या वो लगता है सिनोनिम इसमें, मैग्नेनिमस तो होता है बड़े हृदय वाला, बड़े दिल वाला। देख लो खुद ही तो कह रहा है मैग्ना, मैग्ना मतलब बहुत ज़्यादा दयालु टाइप। जेनरस भी होता है दयालु, ये भी हट गया, ये भी हट गया। मोडेस्ट होता है विनम, विनम, विनम जैसी कोई सेंस ही नहीं देता। स्प्लेंडिड लगाता, स्प्लेंडिड का मीनिंग भी क्या होता है, शानदार होता है। स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है, स्पिरिट, भाई इसके अंदर स्पिरिट है, इसके अंदर जज्बा है कोई चीज़ करने का, उस सेंस में कहते हैं, यानी डिटरमाइंड है ये पर्सन। स्पिरिटेड तो भाई बात कर लेते हैं, देखो ड्रंक तो होता है शराबी, पिया हुआ थोड़ी, हीटेड होता है गर्म, वैसी सेंस भी नहीं देनी थी। बचता क्या, बचता सिर्फ और सिर्फ एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक होता है जोशीला, ऊर्जावान है वो। ठीक है, एक वर्ड हो रहा है पोजेस्ड। पोजेस्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, भूतिया। पोजेस्ड यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, पोजेस्ड का भूतिया। आपने सीखा ही होगा, फिल्में वगैरह होती हैं उनमें कई बार कहते हैं दिस हाउस इज पोजेस्ड, ये भूतिया घर है। ठीक है, पोजेस्ड का मतलब ही होता है भूतिया। आगे कहते हैं जी ग्लूमी। ग्लूमी का क्या मीनिंग होता है, ग्लूमी का मीनिंग होता है एक तरह का दुखी सा, ग्लूमी का मीनिंग होता है दुखी। अब देखते हैं ऑप्शन। देखो मिस्टी का मीनिंग होता है धुंधला, नॉट क्लियर। शेडोई का मतलब भी होता है नॉट क्लियर, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ओबस्क्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर। हमने याद किया था, इसको कैसे याद किया था, मैंने कहा था कोई टीचर पढ़ाता जा रहा था, बच्चे क्या बोले, कहते ओ भाई बस कर, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है हमें, यानी नॉट क्लियर। इसका मीनिंग भी नॉट क्लियर, इसका मीनिंग भी नॉट क्लियर, इसका मीनिंग भी नॉट क्लियर, और इसका भी एक मीनिंग तो होता है नॉट क्लियर, धुंधला टाइप। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका दूसरा मीनिंग होता है दुखी। इसका दूसरा मीनिंग होता है जी दुखी। इसका दूसरा मीनिंग होता है मेलनकोली। ये पूरा एक साथ है, मेलनकोली, मेलनकोली। मेलनकोली का मीनिंग भी क्या होता है जी दुखी। याद किया था क्या इस वर्ड को, कुलदीप सर ने याद करवाया था क्या आपको,
मेलनकोली, मुझे तो करवाया था। कैसे याद करवाया था भाई, कैसे याद करवाया था? कोई लड़का था और उसकी कोई फ्रेंड थी, तो उसने मिलने के लिए बुलाया, वो आई नहीं। अब वो लड़का दुख मना रहा है, कहते हैं मिलन, मिलन को नहीं आई, को मतलब को नहीं आई, मिलन को नहीं आई, इसीलिए वो लड़का कैसा है, दुखी है बेचारा, परेशान है। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग क्या होता है मर्की का, दुखी, और दूसरा मीनिंग नॉट क्लियर, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग मर्की लग जाता। अब बारी करते हैं जी ग्रम्बल। ग्रम्बल, स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना। देखो ग्रम्बल का मीनिंग क्या होता है, कंप्लेन करना, किसी से शिकायत करना। कैसे भाई, इसको तो ऐसे याद किया था, इसको कैसे याद करा था, मान लो कहीं पर गए, हम कहीं गए भाई, वहाँ कोई चीज़ मंगवाई खाने पीने की, उसने एकदम गरम गरम ला के दे दी, खाते के साथ ही मुंह जल गया, तो हम क्या शिकायत करेंगे, कहता है एकदम गरम गरम, एकदम गरम गरम उसने ला के दे दी। ठीक है, हाँ, एकदम गरम गरम उसने ला के दे दी, तो भाई कंप्लेन करना इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, ऑप्शन इसका बी, टू कंप्लेन। ठीक है, टू स्कोल्ड भी नहीं लगाओगे, टू फाइट भी नहीं लगाओगे, और टू शीर भी नहीं लगाओगे। शीर का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ मीनिंग आना था कंप्लेन यानी शिकायत करना। अब बारी आई क्रूड। क्रूड का तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है अनरिफाइंड। क्रूड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अनरिफाइंड। आपको पता है भारत सरकार जब बाहर से तेल वगैरह खरीदती है तो वो क्रूड ऑयल खरीदती है, क्रूड ऑयल खरीदती है, कच्चा तेल खरीदती है, फिर उसको रिफाइनरीज में जाके रिफाइन करते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें निकलती है, उसमें से डीजल निकलता है, उसमें से पेट्रोल निकलता है, जो कुछ भी सेपरेशन के बाद होता है। क्रूड का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, अनरिफाइंड होता है। अनरिफाइंड लगा देना। क्रूल, रूड, सैवेज, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, क्रूल होना, बर्बर होना। इसी का एक और मीनिंग भी होता है मेरे पास में, बैरबरिक, एकदम क्रूल होना। ठीक है, आ रही है यहाँ, आ रहा है बारबेरिक। ठीक है, अब बात करते हैं सैवेज। सैवेज को कैसे याद रखा, सैवेज को याद रखना बहुत आसान था, लिंक कर लेना। कहता है उस बच्चे की एज सिर्फ 1.25 साल है, एज उसकी 1.25 साल है, फिर भी वो बच्चा एकदम क्रूल है। ठीक है, कैसे एकदम क्रूल है। अब वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट का क्या मीनिंग होता है, भाई कोई बार बार मेरे को कहे दे टेस्ट, दे टेस्ट, दे टेस्ट, दे टेस्ट, तो मैं कैसे करूँगा उससे, रे नफरत ही तो करूँगा। यानी डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक करना किसी को, लेकिन यहाँ एंटोनिम बताना था तो इसको तो हटा दो, ये तो इसका सिनोनिम था, हटा दिया, बचा क्या फिर, इसका मतलब होता है नफरत करना, और इसका वो क्या बना, एंटोनिम लाइक करना, किसी चीज़ को पसंद करना। ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट आना था, स्पेलिंग गलत कर दी, टेस्ट भी इसका नहीं लगता। अब बारी आई इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है जी, इंटेंशनल का मतलब होता है इंटेंशन, कहते हैं तुम्हारे इरादे क्या हैं, जो आपने स्व इच्छा से चीज़ की, जो आपने स्व इच्छा से चीज़ की। ठीक है, और इसका एक और एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे याद आ रहा है, एक बार आप स्पेलिंग शायद चेक कर लेना, स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही। इनएडवर्टेंटली ऐसे करके होता है, शायद यही स्पेलिंग होती है, इनएडवर्टेंटली। इसका मीनिंग ये ई है, ये आर है, इनएडवर्टेंटली। इसका मीनिंग भी वही होता है भाई, इंटेंशनली करना, लेकिन हमें इसका बताना था एंटनिम। इसका एंटनिम क्या बनेगा, एक्सीडेंटल, कोई चीज़ अचानक हो गई हो, अनडिसाइडेड भी नहीं, कंसंट्रेटेड भी नहीं, ब्रोकन भी नहीं, जो चीज़ एकदम से अचानक हो गई हो। ठीक है, अब बारी आई कमेंस की। तो कमेंस की बारी आई बच्चों, तो कमेंस एक वर्ब थी, कमेंस की बारी आई तो कमेंस एक वर्ब थी, और इस वर्ब को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। कमेंस का मीनिंग होता है स्टार्ट करना। कमेंस का मीनिंग क्या होता है जी, स्टार्ट करना। ठीक है, कमेंस का मीनिंग होता है स्टार्ट करना, लेकिन हमें इसका एंटनिम बताना था, तो एंटनिम क्या होगा, कंक्लूड करना। ठीक है, डिजोल्व का मतलब होता है, एक दो मतलब होते हैं, एक तो मिश्रण में घोल कर देना, कहते नहीं है सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया वाटर में, या तो वो वाला, या फिर होता है भंग कर देना, पार्लियामेंट को डिजोल्व किया जाता है, याद रखना, क्लोज टेस्ट में कई बार पूछता है। स्टार्ट नहीं, शेड्यूल नहीं, तो क्या आंसर बचा जी, कंक्लूड बचा। अब बात कर लो एक्सपेंड की। एक्सपेंड का क्या मीनिंग होता है, बढ़ाना किसी चीज़ को, इसका एंटोनिम क्या लगाओगे आप, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है ये लाइटनिंग वगैरह सेट करने के लिए, कंसिस्ट होता है जी लगातार, कॉन्ट्रोवर्ट से ही तो वर्ड बना कंट्रोवर्सी, यानी अपोज करना किसी चीज़ को। प्रोस्पेरिटी, अगला वर्ड मेरे पास है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, ग्रो हो रहा है, अच्छी कंडीशन में, एक स्टेज, एक अच्छी स्टेज है, तो इसका एंटोनिम क्या आएगा, एडवर्सिटी, यानी बुरी स्थिति है। कैसी है जी, बुरी स्थिति है। एक वर्ड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जायदाद, आपको पता ही है। प्रोप्राइटी का मीनिंग होता है शिष्टाचार या फिर सभ्य, इसका थोड़ा सा एग्जैक्ट सिनोनिम लगा सकते हो आप, क्या, डेकोरम। ठीक है, अगला वर्ड मेरे पास है परस्पिसिटी। परस्पाइसिटी का क्या मीनिंग होता है जी, इसका मीनिंग होता है नॉलेज, जिस बंदे को ज्ञान हो। ठीक है, जो डिफिकल्ट चीज़ों को भी समझ सकता हो, ज्ञानवादी करके, ऐसा इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग लगता है। ये था।
अब देख लो कुछ इसने दी थी इडियम एंड फ्रेजेस। कहते हैं टू स्पीक वंस माइंड। हम कहते नहीं है कि भाई स्पीक वंस माइंड, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को बात बता। यानी टू स्पीक वन माइंड का मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्रेस वंस थॉट। टू एक्सप्रेस वंस थॉट फ्रैंक और ऑनेस्ट नहीं हो सकता था। क्यों भाई? हो सकता है मैं बेईमान व्यक्ति हूँ, मेरे थॉट ऑनेस्ट ना हो के रोग हो, डिसऑनेस्ट हो, तो नहीं हो सकता था। टू थिंक अलाउड ये भी नहीं सेंस देता। इन दो में बच्चों को शायद कन्फ्यूजन हो जाती कि भाई टू टॉक अबाउट वंस आइडिया बताना या फिर अपने थॉट्स रखना, तो ऐसा नहीं होता भाई। इनमें डिफरेंस क्या था? यहाँ आना था टू एक्सप्रेस वंस थॉट। आइडिया क्या होता है? यार कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, अब मैं कहता हूँ तेरे पास क्या आइडिया है तू बता। यानी हम पूछते हैं, कोई बात पहले से है तब हम पूछते हैं कि कोई आइडिया ही दे दे मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तब हम ऐसी सेंस में बोलते हैं। लेकिन थॉट तो क्या है? कोई भी चीज़ नहीं है, बंदा चुपचाप सा बैठा है, अब मैं उसको जाके थोड़ी कहूँगा कोई आइडिया दे। अब मैं कहूँगा अरे बता तो सही क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। इस सेंस में ये इडियम थी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या लगता है? टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स। एसएससी में ना बहुत बार ऐसा होगा कि ये आपके साथ खेलेंगे। ये कैसे खेलेंगे? जब बारी आएगी इडियम की, इडियम एंड फ्रेजेस की, और जब बारी आएगी इनकी सिनोनिम और एंटोनिम की। ये जानबूझ के दो ऑप्शन ऐसे देते हैं जिनका लगभग सेम मीनिंग होता है। उस टाइम पे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है उन दोनों में से एक को एलिमिनेट करने की। तो थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग बना लेना चीज़ों के साथ। अगला वर्ड आता है जी टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। मोल हिल क्या होता है जी? मोल हिल होता है छोटी सी खाड़ी वगैरह पहाड़ी, और माउंटेन होता है बहुत बड़ा पर्वत। तो इसकी तो हिंदी में एक एग्जैक्ट हमारा मुहावरा लगता था, तिल का ताड़ बना देना। ऐसा बोलते थे कि हम तिल का ताड़ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो भाई इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, किसी बात का बतंगड़ बना रहे हो। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटल थिंग्स। टू गेट इन टू ट्रबल नहीं लगता। टू सी अ थिंग विद प्रेजुडाइज्ड माइंड। प्रेजुडाइज माइंड नहीं, माइंड आना था। और प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता है? पक्षपात करना। ठीक है, तो ये भी नहीं लगता। टू मेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी नहीं लगता। इसका आंसर आता बी। आगे कहता है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव। अब देखो हैंड इन ग्लव, इसके साथ तो ना मुझे बड़ी वो आएगी, मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको कैसे याद करा था। हैंड इन ग्लव का मीनिंग होता है इन क्लोज रिलेशनशिप। इन क्लोज रिलेशनशिप, नॉन कोऑपरेटिव भी नहीं, क्रिटिकल भी नहीं, ऑन बैड टर्म भी नहीं, इन क्लोज रिलेशनशिप। इसके साथ पता है मुझे कैसे ऐसी आती है? जब मैं तैयारी करता था ना, मेरा एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, वो अभी एसएससी में सेलेक्ट हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा। तो हम साथ में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करते थे। तो वो क्या करता था, दूर से आता था, उसका घर दूर था, तो वो बाइक पे आता, तो वो क्या लाता अपने साथ में? अपने बाइक वाले ग्लव्स लाता। मुझे उसके ग्लव्स पसंद थे। वो बेचारा ठंड में, हम सुबह सुबह आ जाते थे, मेरी आदत थी मैं छः तो नहीं 6:20 6:30 तक लाइब्रेरी चला जाता था। वो 7 बजे आता था सुबह सुबह। फिर हम फुल डे वहीं बैठते थे, सब कुछ साथ में, हमारा खाना पीना सब कुछ साथ रहता। वो ठंड में आता, मैं आती उसका क्या करता, उसके ग्लव्स छीन लेता कि मेरे को दे दे, मेरे को पहनने, और मैं इनको पहन के पढ़ूंगा। तो वो बेचारा क्या करता, अब दोस्त था, मना भी नहीं कर सकता था, एक ग्लव मुझे दे देता, एक ग्लव खुद रख लेता। एक ग्लव पहन के वो बैठा रहता, ठंड में आके पढ़ता रहता, और एक ग्लव उसका मैं छीन लेता आते के साथ ही। तो भाई ऐसा क्यों करता था? मेरा हैंड उसके ग्लव में होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था क्या है, यानी हम कैसे थे, हम एक क्लोज रिलेशनशिप में हैं। इस तरीके से लिंक करके इसको याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था। आगे कहते हैं जी टू ऐड फ्यूल टू दी फायर। तो भाई हिंदी में ना आप कई बार बोलते हो आग में घी का काम करना, आग में घी डाल रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो, आग लगी हुई है, फायर लगी, उसमें फ्यूल डाल रहे हो, उसमें ज्वलनशील पदार्थ को डाल रहे हो। ठीक है, तो भाई आप क्या कर रहे हो, आग में घी को डाल रहे हो, यानी आप ना बात को बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो। टू मेक मैटर्स ब्राइट नहीं, ऐसी सेंस तो नहीं आनी थी। टू मेक मैटर्स ब्राइट नहीं। टू ब्रिंग मैटर टू अ कंक्लूजन, वो भी नहीं करे। टू स्टार्ट ए रिवोल्ट, या फिर टू कोज एडिशनल एंगर। तो भाई रिवोल्ट तो स्टार्ट हो ही चुका है, तभी तो झगड़ा हो रहा है, झगड़ा तो शुरू हो चुका है, आप तो एडिशन में गुस्सा भड़का रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, टू कोज एडिशनल एंगर। ठीक है, अगला वर्ड, अगली इडियम आई वियर एंड टीयर। तो बच्चों वियर एंड टीयर का मीनिंग क्या होता है? हम कई बार दुकान पे सामान लेने जाते हैं, दुकानदार नहीं कहता जी वियर एंड टीयर है, मतलब इस्तेमाल करो और फेंको, यानी डैमेज। इसका मीनिंग होता है भाई डैमेज, ये मीनिंग मानती है। ठीक है, आगे कुछ फिलर्स दिए होंगे, क्या दिया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिए क्या?
आ जाओ। ए पेयर ऑफ शूज़ हैव बीन परचेज्ड बाय मी, पेयर ऑफ शूज़ हैव बीन परचेज्ड बाय मी। तो मैंने क्या परचेज किया है भाई, मैंने शूज़ परचेज किए, एक पेयर परचेज किया, एक पेयर परचेज किया। देख लो ए भाई आर्टिकल है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, यानी मुझे पता लगा ये एक सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन है तो भाई ऑफ तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, यानी वर्ब इस पेयर के अकॉर्डिंग आनी है। और पेयर के अकॉर्डिंग हैव नहीं, पेयर के अकॉर्डिंग बच्चों हैज़ आनी थी ना, क्या नहीं थी, हैज़ आनी थी। पेयर के अकॉर्डिंग क्या आती, हैज़ आनी थी, यानी ए पेयर ऑफ शूज़ हैज़ बीन परचेज्ड बाय मी। ठीक हो जाता। एक मिनट, ठीक है, सारे ऑप्शन बताने पड़ेंगे ना मुझे तो भाई, क्योंकि यहाँ गड़बड़ थी, हैव में गड़बड़ थी, क्योंकि पेयर सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर थी, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट कट गया। मोडाल के साथ हमेशा नेचुरल फॉर्म आती है, तो वुड बीन तो ऑप्शन ही गलत था। हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ऑप्शन गलत था। आंसर ही एक बचता, क्या, हैज़ बीन। आज कहते हैं व्हेन आई शैल गो टू आगरा आई शैल विजिट द ताजमहल। भाई दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो और एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करे, तो पहले वाले काम को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डालते हैं और दूसरे वाले को फ्यूचर के किसी टेंस में डालते हैं। तो भाई पहला काम क्या है, पहले मुझे आगरा जाना है या पहले मैं ताजमहल देख लूँगा, पहले मुझे आगरा जाना है, पहला काम आगरा जाने का है, और दूसरा काम तो इस काम पर निर्भर है, आगरा गए नहीं तो ताजमहल कैसे देखूंगा। इसीलिए ना पहले काम को हम किसके अंदर डालेंगे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब आप देखो गड़बड़ तो इसने कर दी, यहाँ काट दो। अब बार यही हैव गोन, इसमें तो क्या ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, गो लगाओगे। ट्रैवल की बात नहीं करता, हैव गोन की आवश्यकता ही नहीं थी, हैव गोन तो लाइफ एक्सपीरियंस होता है, एक बार जाया आता तो फिर कहता, अब थोड़ी कहता। आगे कहता है यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिज फॉर दिस। एक टाइपिंग की मिस्टेक हो गई इसमें बच्चे, हिज की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, विद हिम। यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम टू, एक सेकेंड, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम, यहाँ तो हिम करना है, एक मिनट रुको, विद हिम फॉर दिस। हाँ मिल गया एरर, देखो क्या गड़बड़ है भाई, विद नहीं आएगा, विद नहीं आएगा क्योंकि आपको उसके साथ अपोलोजाइज नहीं करना, आपको उससे अपोलोजाइज करना है, आपको उस बंदे से अपोलोजाइज करना है। और अभी भी सीख के आए थे कि टू के बाद तीन चीज़ें आती है, क्या आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है या वी1 प्लस ING बनती है ना। वी1 प्लस ING उस केस में बनी थी, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट इस केस में बन गया। देख लो यहाँ हिम कर देना, यहाँ हिम कर देना, टाइपिंग का मिस्टेक था, और यहाँ टू कर देना। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस, तुम उससे क्षमा मांगो इस बात के लिए। बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। भाई क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। किस चीज़ के लिए फेल हो गया, गुड ग्रेड्स लेने के लिए। तो भाई एक विरोधाभास की बात कर रहा है ना, कह रहा है भाई उसने मेहनत की थी लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो यहाँ पर ना नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आना था, यहाँ क्या आना था, दो आना था, दो। दो ही वर्कड हार्ड, हाँ भाई उसने मेहनत की थी लेकिन फिर भी अच्छे नंबर नहीं ला पाया। बात क्लियर हो गई आपको, बात क्लियर हो गई। आगे कहते हैं द मिनिस्टर एग्रीड विल आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन। तो बच्चों इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अनर्थ कर दिया इसने लैंग्वेज के साथ। इसने क्या किया, मुझे पता लगा देखते ही सेंटेंस, मुझे पता लगा द आर्टिकल है जी, मिनिस्टर कोई नाउन है और ये यहाँ पर वर्ब है, एग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की तरह काम कर रही है। तो भाई ये मेन वर्ब बन गई, तो अब विल कैसे आ गया, विल तो हमेशा ही हमेशा मोडाल होता है। ऐसा तो मैंने आज तक जीवन में ही कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, V2 के बाद मोडाल, तो गड़बड़ तो है, यानी नो इंप्रूवमेंट तो हटा देना। अब बारी आई द मिनिस्टर एग्री विद आंसरिंग। विद आंसरिंग वैसे ही कोई सेंस नहीं दे रहा था, फॉर आंसरिंग भी बात नहीं करता। मिनिस्टर ने किस चीज के लिए एग्री किया, मिनिस्टर ने एग्री किया कि भाई आंसर दूंगा। द मिनिस्टर एग्रीड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन। ये थी हमारी आज की डेली डोज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीख रहे होगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था 50th डेली डोज के बाद आप पर आपके लिए कोई सरप्राइज आएगा। अब सीधी 50 डेली डोज ही आएगी, 49 वाली नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक शीट बनाई थी देयर इज अ कैच टू इट, उस पर मैं नंबर डालना भूल गया था। वो सब बच्चों ने कर ली, जिन्होंने नहीं की यूट्यूब पर अवेलेबल है वहाँ से कर लेना। उसका नंबर मैं 49 कर दूंगा। नेक्स्ट डेली डोज आपकी 50 नंबर से ही आएगी। 49 वाली एक शीट पहले जा चुकी थी जिसका मैंने नंबर नहीं डाला था, अब उसका नंबर 49 कर दूंगा। 50 से बात करते हैं। अब बात करते हैं हम क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ते हैं जी गवर्नमेंट जॉब के लिए। हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं जी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि हमें लगना है सरकारी नौकरी। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ लिखे हैं,
हम इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं बच्चों? हम इंग्लिश पढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि भाई हमें लगना है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी लगने के लिए ना हमारे ज़्यादातर बच्चे दो रास्ते अपनाते हैं। या तो बच्चे रास्ता अपनाते हैं एसएससी का, या फिर बच्चे रास्ता अपनाते हैं किस चीज़ का? बैंक का। इसके अलावा कुछ बच्चे और एग्ज़ाम्स चूज़ करते हैं, जैसे कि एचएसएससी, जैसे कि एचटेट, जैसे कि कोई कोर्ट वगैरह का, जैसे कि और कोई डीएसएसबी वगैरह का छोटा वो एग्ज़ाम हो गया। तो इन बच्चों को तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। जितना इनके पेपर का लेवल आता है उससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो इनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आराम से पढ़ो, आराम से खेलो। बात करते हैं जी एसएससी और बैंक वालों की। एक बारी बात करते हैं एसएससी की और बैंक वालों की। यहाँ मैं लिखता हूँ एसएससी, यहाँ मैं लिखता हूँ बैंक। भाई एसएससी हो या बैंक हो, दोनों का एक ही फंडा रहता है, प्री लेते हैं और फिर मेन लेते हैं। हालांकि एसएससी कुछ एग्जाम्स में सिर्फ प्री लेता है, तो उन प्री वालों की भी ज़्यादा टेंशन नहीं करनी। और ये भी प्री भी लेता है और मेन भी लेता है। अब बात करते हैं, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई प्री और मेन के अकॉर्डिंग ना इंग्लिश लैंग्वेज के बनाने वाले 3 लेवल बना देते हैं। एक तो कहते हैं जी ईजी होता है, एक कहते हैं जी मॉडरेट होता है, और एक वो लेवल कहते हैं जी कि हार्ड लेवल होता है। 3 लेवल बनाते हैं। हालांकि मेरा मानना ये कुछ भी ऐसा नहीं होता। जब आप सीक्वेंस से चीज़ों को पढ़ते हो तो सब कुछ ही आसान रहता है। भाई बीच में से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें डिफिकल्ट है, नहीं तो आसान है। बनाने वाले कहते हैं एक लेवल इजी है, एक मॉडरेट है और एक हार्ड है। तो भाई प्री में तो इजी और मॉडरेट से काम चल जाएगा, प्री में तो इजी और मॉडरेट से काम चल जाएगा। और आप देखो हमने लगभग 50 डेली डोज कर ली, जिनका लेवल मैंने इजी और मॉडरेट ही रखा। मैंने ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं किया। कोई मुश्किल से ही 7-8 शीट ऐसी होंगी, या फिर हर शीट में कोई 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से ऐसे होंगे जिनका लेवल थोड़ा सा अप रहा था। यानी इजी और मॉडरेट लेवल तक का काम हम अभी तक करते आए थे, प्री तक का काम हम अभी तक करते आए थे। अब बात कर लेते हैं, भाई करना तो सब कुछ पड़ेगा, सब कुछ सीखेंगे ना, तो इस लेवल पर कब काम करें? तो मैं आपको बता देता हूँ। अब से जो भी डेली डोज आएंगी, अब तक लेवल इन 2 के बीच का था, अब जो भी डेली डोज आएंगी बच्चों, उसका लेवल हम थोड़ा सा अप रखेंगे, इस चीज पर काम करेंगे। यानी अब जो डेली डोजेज आएंगी, कुछ मेरी कोशिश है आने वाले लोग जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो तब तक, लेकिन अगर आपको पसंद आया तो आगे भी बढ़ाएंगे, नहीं पसंद आया तो वापस इजी मॉडरेट लेवल पर आ जाएंगे। यानी अब थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि मॉडरेट और हार्ड लेवल की थोड़ी सी चीज़ों से अंडरस्टैंडिंग करें। उसके लिए क्या होगा, देखो एक तो PQRS बैंक में आने, एक RC के पैसेज आने, क्लोज टेस्ट भी आना है और एरर भी आने हैं। अब मैं आपको कैसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक शीट के अंदर इनकी प्रैक्टिस किया करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई, PQRS और RC एज इट इज़ आज बैंक के उठा लिए जो बैंक के एग्जाम में आए हुए थे, और उसी शीट में एरर और CT एज इट इज़ SSC CGL मेंस का उठा लिया। फिर अगले दिन क्या करेंगे बच्चों, अगले दिन एरर और CT बैंक के उठा लिए जो बैंक में आए हुए थे, PQRS और RC SSC CGL मेंस का उठा लिया। यानी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए, ओवरऑल हमारी लैंग्वेज की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि कोई भी एग्जाम हो मुझे दिक्कत नहीं आनी। इजी मॉडरेट हम अभी भी कर गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। थोड़ा थोड़ा हार्ड भी हमने कर लिया, लेकिन अब हम प्रॉपर इस पर मेहनत करेंगे ताकि और अच्छा स्कोर हो। और भाई पेशेंस रखना वही चीज़ है। सेशन थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन समझाऊंगा सारी चीज़ डिटेल में। हार्ड कुछ भी नहीं होता बच्चों, हार्ड कुछ भी नहीं होता। जब आप बीच में से कोई चीज़ उठाओगे तो आपको हार्ड लगेगी, यहाँ से उठाओगे तो सब कुछ हार्ड है। लेकिन हम तो यार यहाँ से करते हुए आए हैं, तो हमारे लिए तो ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, ये भी ईजी है। कहने का मतलब ये, आज तक हम यहाँ आ चुके, यहाँ से चले थे और हम लगभग यहाँ आ चुके हैं, यहाँ तक आ गए। लेकिन अब इस चीज़ पर भी तो चलना है, इस चीज़ पर चलना है, तो अगली डेली डोज को ऐसे ही लगाएंगे। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि क्या यही लेवल रखें या मॉडरेट और हार्ड का करें। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, SSC CGL के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो बच्चों सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमारे लिए आज की डेट में जॉब है ना। SSC में लगेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक SSC एग्ज़ाम नहीं होगा, मान लो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, घर पे फ्री बैठने से अच्छे कुछ और जॉब करें। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, SBI का पता नहीं PO का एग्ज़ाम आया हुआ है या क्लर्क का एग्ज़ाम आया हुआ है, एक नोटिफिकेशन आई हुई है, फॉर्म निकले हुए। SSC वाले सारे बच्चे इस फॉर्म को भरें। क्यों भरे भाई, इंग्लिश की टेंशन मत लेना, इंग्लिश तो हम यहाँ से कर लेंगे। इंग्लिश आपको आती भी है, इजी मॉडरेट हमने अभी भी किया था, अब हम थोड़ी टिपिकल चीज़ों को करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो भाई SSC वाले सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को भी भर देना। वो SBI PO है या क्लर्क है, आप चेक कर लेना और उसको फील कर देना,
ठीक है, ये एग्ज़ाम भी देना है, यहाँ भी सेलेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है, हो जाओगे, नहीं तो एसएससी तो आपके पास पड़ी ही है। ठीक है, यानी ये है जल्दी से जल्दी नौकरी लगे ना, मज़ा तो उस चीज़ में, एसएससी का वेट थोड़ी करेंगे 1-1.5 साल में रिजल्ट निकालेगी, ये 3 महीने में नौकरी दे जाता है। तो ये सारे बच्चे इसको भरना, और इसी की तैयारी के लिए बैंक वाले बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, कुलदीप सर से भी बोला कि भाई कुछ और करवाओ, कुछ एक्स्ट्रा करवाओ, 2-3 बच्चों ने और भी कहा मुझे कि सर और अब वो करवाओ, बैंक के लिए भी थोड़ी करवाओ, थोड़े हार्ड करो चीज़ों को, इसीलिए हम इस लेवल पर अब आ गए हैं। इजी और मॉडरेट वाले को अब हम ख़त्म करते हैं, 50 डेली डोज हो गई, फिर भी हार्ड भी कुछ भी नहीं है, सेशन थोड़े लंबा होगा क्योंकि मैं डिटेल में समझाऊंगा, मैं बेस से ही चीज़ को उठाऊंगा, कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगा। ये थी डेली डोज, बाकी आप बताना ये आइडिया आपको पसंद आया क्या, 4-5 करके देखते हैं, अगर आप बच्चे एग्री हो गए, पसंद आया तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, दोबारा इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, बताओ कहाँ कमी रह गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।